कंसिस्टेंसी की बहुत बच्चों को समस्या रहती है कि आज पढ़ लिया फिर कल मन नहीं लगा, आज 8 घंटे पढ़ लिया कल 2 ही घंटे नहीं पढ़ पाए। तो कंसिस्टेंसी हम ऐसे बना सकते हैं कि अपना डेली टारगेट सेट कर लो और फिर उस पर मतलब टिक लगाते जाओ कि हाँ मैंने इतना इतना कर लिया, तो एक मोटिवेशन रहता है कि हमें ये करना है। फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो जैसे रिजल्ट आया सबसे ज़्यादा पापा खुश थे। ऐसे सब बैठे थे तो रिजल्ट खोला तो पापा बहुत ज़्यादा शौक थे, मतलब इतनी अच्छी उन्हें भी एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, डिमोटिवेशन को कैसे डील किया है? तो मैं उससे दिन मतलब ऐसा कर रही थी कि आज मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ, उससे कम मार्क्स आए तो मैं और ज़्यादा पढ़ती थी। तो कुछ बच्चे अगर ऐसा लेट भी हो जाए ना, कईयों को ऐसा लगता है कि हम तो थोड़ी तैयारी करने में देर हो गई, बाकी हमारे दोस्तों ने तो शुरू कर दिया है, तो आप ये बात देख सकते हो कि मान्या ने एक लेट स्टार्ट करके भी अच्छा कवर कर लिया। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई 2025 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे चैनल पे टॉपर्स के इंटरव्यू का काम चल रहा है। तो सीबीएसई के टॉपर्स के इंटरव्यू की इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच है मान्या शर्मा। तो मान्या ने अपने सीबीएसई 2025 के एग्जाम में 95.4% प्राप्त की है। तो मान्या ने कैसे ये पूरा सफर तय किया और इनका सारे सब्जेक्ट का एक जो एवरेज स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है, तो इन्होंने कैसे ये मेहनत की और कैसे इस मुकाम को हासिल किया, आइए हम जानते हैं इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मान्या, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। अब सबसे पहला क्वेश्चन मान्या, कि मुझे पता है स्टार्टिंग में कुछ महीने मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं चली, मतलब कितने महीने लगभग नहीं चली होगी? 2 महीने दो नहीं। 2-3 महीने लगभग तबीयत खराब रही है, जो भी वजह रही। मतलब उस टाइम बहुत ही डाउन स्कोर जाता था, मतलब 9th में तुमने टॉप किया था स्कूल में, उसके हाँ। बाद जो स्कोर डाउन जाता था तो मैं भी मतलब ऐसा मुझे लगता था कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार डाउन जा रहा है, अपसेंट भी बहुत रहे। उसके बाद अचानक से मतलब जो कमबैक किया वो कैसे किया, जो बचे महीनों में कैसे तुमने अच्छा किया? तो मैं नीचे थोड़ा उदय हो गया था, इस वजह से फिर मैं ज़्यादा मैंने अपना टाइम बढ़ाया और भी सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना शुरू किए, तो ऐसे। तो मतलब जो कुछ छूट गया था उसके लिए तुमने एक्स्ट्रा टाइम देकर हाँ, सब कुछ किया। फिर से सब कुछ रिवाइज किया और पूरा स्टार्ट किया। अब जैसे कंसिस्टेंसी टूट गई थी, मतलब लगातार जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हुई थी, या साल भर भी कंसिस्टेंसी की बहुत बच्चों को समस्या रहती है कि आज पढ़ लिया फिर कल मन नहीं लगा, आज 8 घंटे पढ़ लिया कल 2 ही घंटे नहीं पढ़ पाए। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहती है? तो कंसिस्टेंसी हम ऐसे बना सकते हैं कि अपना डेली टारगेट सेट कर लो और फिर उस पर मतलब टिक लगाते जाओ कि हाँ मैंने इतना इतना कर लिया, तो एक मोटिवेशन रहता है कि हमें ये करना है। रोज बनाओ, सेट करो और रोज करते जाओ तो कंसिस्टेंटी हाँ, नहीं तो एक टूटेगी। मतलब हमें डेली का गोल सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे में भले ही 2 घंटे कुछ सोचने में ही निकाल दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि ये करना है, भले ही उसे करने में वो 2 घंटे में हो जाए तो 2 घंटे में, और 10 घंटे लगे तो 10 घंटे तक भी चैन नहीं पड़ना चाहिए कि ये टारगेट आज हुआ नहीं है। तो टारगेट बेस्ड हमें स्टडी करना चाहिए। अब तुमने जो भी परसेंट प्राप्त की है 95.4, एक्सपेक्ट कितनी की थी? 90 एबव एक्सपेक्ट 90 किया। एबव? 95 एबव सोचा था क्या? नहीं। नहीं सोचा था, तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिला है। फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो बस। जैसे रिजल्ट आया सबसे ज़्यादा पापा खुश थे। अच्छा। ऐसे सब बैठे थे तो रिजल्ट खोला तो पापा बहुत ज़्यादा शौक थे, मतलब इतनी अच्छी उन्हें भी एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, मतलब तो उन्हें भी लग रहा होगा कि 10th है, बोर्ड एग्जाम है, शुरुआत में इसका उतना अच्छा नहीं रह पाया तो बाद में हो सकता है इतना कर पाई हो ना कर पाई पापा ही तो ये पूछ रहे थे कि 80+ आ जाएगी। हो। तो अच्छा। उनकी एक्सपेक्टेशन 80 हाँ, प्लस तो ही थी। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब उन्हें 80% से ऊपर का लग रहा था और 95 मिली, ये बहुत सबसे अच्छी ज़्यादा खुशी उन्हें हुई थी। ज्यादातर ऐसा होता है, तो बेटी का जुड़ाव पिता से अधिक होता है, पिता को बहुत खुशी होती है अगर बेटी को किसी भी मामले में सक्सेस मिले, बहुत अच्छा। अब इसके बाद मैं जानना चाहूंगा फैमिली का कोई, जैसे पापा का तो तुमने बताया कि खुशी हुई 80%, तो पापा की तरफ से तो कोई प्रेशर रहा ही नहीं होगा कभी। नहीं। तो फैमिली का और किसी का प्रेशर कभी रहा है? मम्मी बोल देती थी कि पढ़ ले थोड़ा बहुत, तो मैं पढ़ लेती थी खुद विशेष से। ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा नहीं। है ना? तो टॉपर्स का देखो ज्यादातर का ऐसा रहता है कि घर वालों का कोई प्रेशर नहीं होता, वो किसी के प्रेशर से पढ़ाई होती भी नहीं है, अपने मन से पढ़ाई होती है। जो खुद सोचेगा कि मुझे इंप्रूव करना है वो ही कर पाता है, किसी के प्रेशर से ये बिल्कुल संभव नहीं है। अब हम बात करें कि जो स्टूडेंट अब 10th में आ चुके हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट वाइज पहले थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मैथ का ही बताऊंगा, तो मैथ का तो बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे पढ़ी हो तो सब कुछ उसमें, हाँ। मतलब अगर मैं पूछूं कि कहाँ पढ़ी कैसा पढ़ी तो वो तो एक वैसा हो जाएगा कि मैं अपनी तारीफ करवाना चाह रहा। वैसा अब इसमें भी तुम ये बताओ कि जैसे यहाँ जो प्रैक्टिस सीट मिलती थी, हाँ।
वो सारी कर लेती थी, सारे क्वेश्चन हाँ उसी दिन। उसी दिन कर लेती थी। टेस्ट वगैरह सारे मतलब हाँ सिंसियरली उसकी तैयारी करती थी। स्टार्टिंग के टेस्ट तो नहीं दिए थे, लेकिन बाकी फिर उसके बाद सारे दिए, प्रैक्टिस की हो नहीं की हो, लेकिन हाँ टेस्ट तो सारे टेस्ट दिए। सारे दिए। हाँ, तो प्रैक्टिस सीट को ज़्यादा सिंसियरली लिया तुमने या फिर टेस्ट को ज़्यादा लिया? टेस्ट टेस्ट को ज़्यादा। सीट करती थी, फिर टेस्ट भी हाँ अच्छा। हो जाती। तो ये देखो अच्छी बात है, हमने अभी अवनीश के इंटरव्यू में भी देखा है कि टेस्ट को बहुत सीरियस लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली प्री बोर्ड केवल इन्हीं को लेते हैं, छोटे से छोटा कोई भी कोचिंग में टेस्ट होता है उसे अगर आप सीरियस लेना शुरू कर देंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो अब हम जैसे मैथ की बात हो गई, और कुछ मैथ में कुछ ऐसी विशेष कोई सलाह है? विशेष प्रैक्टिस ज़्यादा करो तो मतलब अच्छा हो जाता है उसको। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ये बात कई बार की जा चुकी है कि केवल एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला। बहुत अच्छा स्कोर केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो सकता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइम भी देखना चाहिए, मतलब कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, टाइम की भी थोड़ी हाँ हाँ, लिमिटेशन हो ये जाती ये है। ये बहुत अच्छी बात कही है। इस बार जो बच्चे 9th में थे उन्हें बहुत बड़ी ये समस्या आई है कि वे पूरा पेपर उन्हें सब आ रहा था लेकिन वे फिक्स टाइम में नहीं कर पाए। तो बाद में एक टाइम का मतलब कुछ महीनों तक तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, बस कैसे भी हो जाएं, भले ही आप लेट करो कितने भी देर में करो, लेकिन फिर एक समय जरूर ऐसा आ जाना चाहिए कि अब आपको टाइम लगा के भी करना चाहिए। तो फिक्स टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस तुमने कैसे किया? साइंस तो पूजा एम का कोचिंग गई, उनने मतलब वो समझाती थी, उसका रिवाइज किया घर आके तो अच्छे से समझ में आ जाता था, और कहीं से नहीं। तो मैम के यहाँ से मतलब हाँ सब कुछ हो पूजा गया। एम के यहाँ से। इसके बाद कुछ और साइंस में अलग से बताना चाहो? साइंस में मैंने पेपर जिस दिन था उस दिन भी मैं एनसीईआरटी पढ़ के गई थी बायो की, और केमिस्ट्री के लास्ट के 2 चैप्टर्स रीड किए थे, और फिजिक्स तो कोई ज़रूरत नहीं थी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की दिक्कत आती कुछ बच्चों हाँ को? क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, लेकिन एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है बायो के लिए स्पेशली। बायो के लिए एनसीईआरटी, हाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ अलग से? केमिस्ट्री में तो ऑप्शनल है, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों। क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करो तो। इस तो तुम्हारे मैथ और साइंस में बराबर नंबर है ना? हाँ 94 मैथ में, 94 ही साइंस में। हाँ बहुत अच्छी बात ये, कई बार बताया मैथ और साइंस एक बड़े अच्छे मतलब स्कोर होना चाहिए, उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है टॉपर में भी। अगर मैथ और साइंस में से एक आध में कम हो जाए तो फिर टॉपर उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता, क्योंकि ये जड़ें हैं उसकी सब्जेक्ट की सारे। अब इसके बाद आगे बात करें, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं? सबसे ज़्यादा है हिंदी में हिंदी में कितने? 95। 95। तो हिंदी को कैसे पढ़ा तुमने? वो तो सर ने पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ा था, और मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने एक बार सारी चैप्टर्स, और फिर पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व किए थे, और ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एक क्वेश्चन बैंक आती है ओसवाल की, तो ली थी मैंने, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी ग्रामर के, उसी से हो गया। क्वेश्चन बैंक से मतलब हो गए। हाँ और हिंदी में कोई सलाह की कैसे क्या करना चाहिए? अशुद्धियों की दिक्कत रही हिंदी में? नहीं, नहीं रही, हिंदी से अच्छे से। ग्रामर अच्छे से कर लो, हिंदी तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनके ऊपर से हो जाता है सब। हाँ नहीं सर तो रहता है, कुछ बच्चे हाँ अशुद्ध लिखते हैं, वो अशुद्धियाँ उनकी नहीं सुधरती। तो लिख के देख लो एक बार, हमने चैप्टर पढ़ा, फिर हाँ कोई पीवाईक्यू लिख के देख लो पूरा, फिर देखो मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो ये उससे सही हो जाएगा। अभ्यास से ही होता है, ये बार बार हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ अशुद्धियाँ या क्या वो कर रहे हैं, उससे होता है। तो स्कूल से ही मतलब हिंदी तुम्हारी हाँ हो गई। हिंदी स्कूल से। इसके बाद कौन से में सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं? फिर पीएटी तो पीएटी, हाँ पीएटी का भी बता दो, मतलब इनके स्कूल में जो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट हो, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, उसमें कितने मार्क्स हैं? 99। उसमें 99। हाँ तो वो उसमें तो सर के नोट्स से हो गया था। 50 अच्छा नंबर का पेपर रहता है ना हाँ उसका? 50। 50 स्कूल की तरफ से रहती है। हाँ तो बढ़िया, तो वो उसी से उतने से ही हो जाता, मतलब उसका हाँ ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस कुछ ऐसा नहीं, नहीं। नोट्स पढ़े थे बस, वही उसी से हो गया। इसके बाद अब बची एसएसटी। एसएसटी बहुत बड़े मतलब स्टूडेंट को बहुत दिक्कत रहती है, 4 4 सब्जेक्ट हैं उसमें, कैसे किया उसको? एसएसटी तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी के लिए, और पीवाईक्यूज। तो स्टार्टिंग में मेरी एसएसटी वीक थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी उस टाइम पे, फिर मैंने फिर से सब कुछ पढ़ा, और एनसीईआरटी में 2 बार रीड कर चुकी थी हर चैप्टर की, और जिस दिन पेपर था उस दिन ही मैं एनसीईआरटी रीड कर गई थी हिस्ट्री के छोड़कर। तो उसकी मतलब कीवर्ड्स रहते हैं, और कुछ कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट आ जाते, और भी स्टेटमेंट बेस्ड, तो सब कुछ आना चाहिए उसके लिए
वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे मैथ साइंस का तुमने बता दिया कोचिंग गई, हाँ, हिंदी पीएटी स्कूल से किया, एसएसटी कहाँ से पढ़ा? एसएसटी स्टार्टिंग में दिगरा सर की वीडियो नहीं देखती थी मैं, क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा था, 2-3 घंटे। तो सनलाइट स्टडी है, वो एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, और फिर समझ में आया, मतलब अच्छे से समझना है, फिर दिगरा सर की स्टार्ट की वीडियो देखना, फिर दिगरा सर से समझा सारे चैप्टर्स। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में सनलाइट स्टडी देखी, फिर दिगराज सर भी देखी। हाँ, तो ज़्यादा अच्छा मतलब किसे क्या देखना चाहिए ऐसा दोनों? दिगरा सर से ही देखना चाहिए स्टार्टिंग से ही। मुझे टाइम की वजह से मैं उनके ही देखती थी, सनलाइट अच्छा, स्टडी। सनलाइट दिगराज सर का मतलब ज़्यादा हाँ, रहता दिगरा है। सर। तो उसके अलावा एसएसटी में नोट्स वगैरह बनाए कुछ? हाँ, नोट्स तो मैंने हर सब्जेक्ट के बनाए। अच्छा, हर सब्जेक्ट, तो नोट्स के बारे में अभी पूछते हैं। अभी एक आध सब्जेक्ट और रहे, इंग्लिश और रही है अभी। हाँ, तो इंग्लिश का कैसे? इंग्लिश मैंने तान्या मैम से पढ़ी थी लास्ट के 1 महीने में, और उन्हीं, ऑनलाइन पढ़ी मतलब? हाँ, यूट्यूब पे? हाँ। उनकी यूट्यूब पे वीडियोस लगी हैं, उसकी देखी थी, और उनकी मैराथन्स ली थी, उनकी मैराथन्स रहती थी बहुत सारी, तो वो देखी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालती थी वो किए। सैम्पल पेपर तो 2-3 ही किए थे उनके। अच्छा, इंग्लिश तो तो खराब है। सैम्पल पेपर और और तान्या मैम की तान्या मैम? वीडियोस देखी, हाँ। अच्छा, ऐसे ही इंग्लिश और होगी। पीवाई क्यूज भी रहते हैं, कुछ कुछ एडिटेड आ जाते हैं ना पेपर में। हाँ, तो इम्पोर्टेंट। इंग्लिश के लिए कोई और सजेशन? इंग्लिश एनसीईआरटी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, लेकिन अगर पढ़ लो तो ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पीवाई क्यूज, क्योंकि वो एडिटेड आ जाते हैं बिल्कुल सेम, तो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। सिलेबस खत्म हो जाए फिर पीवाई क्यू सॉल्व करो तो सही। आप बात कर दें नोट्स की, तुमने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, तो ये कैसे नोट्स कैसे बनाए? मतलब मैथ नोट्स, और साइंस, मैथ का तो छोड़ो, साइंस का भी कोचिंग से मैम वगैरह से हो जाता होगा, पीएटी के स्कूल से नोट्स मिल गए, हिंदी का भी स्कूल में ही करा दिया होगा, है ना? हाँ, अब मेन एसएसटी का ही बताओ कि एसएसटी के नोट्स। एसएसटी के मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, और जैसे दोबारा चैप्टर पढ़ा रिवीजन करती थी, तो कुछ कुछ फिर से लिखती थी मैं, मतलब मेरी अभी पूरी कॉपी भरी है सारे सब्जेक्ट्स की। अच्छा, तो तो वो मुझे दिगराज सर से बनाए या सनलाइट स्टडी? पहले दिरासर से पढ़ लिए, एक बार बन गए, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड करी, तो जो जो आया समझ में या इम्पोर्टेंट लाइन लगी तो वो फिर से लिखी। अच्छा, फिर तो पीवाई की किए तो उसमें से भी कुछ लाइन्स लिखी थी मैंने। नोट्स मतलब कितनी ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट, किस तरीके की? पहले सबसे पहली बार पढ़ा तब तो लॉन्ग बने थे, तो खुद से पढ़े तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी थी। बाद में एग्जाम टाइम पे भी शॉर्ट वाले से रिवीजन हो जाता हाँ, होगा, है ना? हाँ, तो नोट्स का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, नोट्स तो मैंने पूरे बनाए इसके बाद और कोई सा नोट्स के लिए तो बस हो गया ना। इंग्लिश का कुछ, इंग्लिश के लिए कहाँ से बनाए? थे। इंग्लिश के लिए नहीं बनाए थे, क्वेश्चन आंसर लिखे थे, स्टार्टिंग में लिखवाए थे स्कूल में ही, फिर नहीं बनाए, फिर तो चैप्टर रीड करती थी मैं, पीवाई क्यू सॉल्व करती थी बस। तो एसएसटी का जो मतलब, एसएसटी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की एक रिवीजन का मतलब क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे रिवीजन कैसे करना? रिवीजन का तुम पहले उसके एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, जहाँ दिक्कत आ रही है उस टॉपिक में उसको फिर से रिवाइज करो, फिर ट्राई करो, क्योंकि वो तो सब आता होता है ना पहले से, तो उसी टॉपिक को रिवाइज करो, फिर से सॉल्व करो तो हो जाता है। कितने टाइम के बाद एक जनरली रिवीजन? कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि सिलेबस लेट खत्म हुआ था मेरा, क्योंकि अच्छा, हाँ जनवरी में हुआ था, लास्ट जनवरी को मैं रिवीजन, वो तो पढ़ा, आज सुबह पढ़ा जैसे चैप्टर, फिर शाम के टाइम रिवीजन, ऐसा करते। तो कुछ बच्चे अगर ऐसा लेट भी हो जाए ना, कईयों को ऐसा लगता है कि हम तो थोड़ी तैयारी करने में देर हो गई, बाकी हमारे दोस्तों ने तो शुरू कर दिया है, तो आपको ये बात देख सकते हो कि मान्या ने एक लेट स्टार्ट करके भी अच्छा कवर कर लिया, भले ही उसका लेट निपटा, फिर रिवीजन भी थोड़ा लेट होगा, लेकिन एक अच्छी परसेंट भी इससे प्राप्त करी जा सकती है। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट जो अब 9th से 10th में आए, उनके कुछ क्वेश्चन हैं, अब उन्हें पूछेंगे। एक क्वेश्चन जनरली रहता है खासकर मैथ साइंस और एसएसटी में, कि केस स्टडी करके क्वेश्चन आते हैं, वो हर बार अलग ही आते हैं। तो वो केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए कहाँ से क्या केस प्रैक्टिस? स्टडी क्वेश्चंस के लिए हमें पीवाई क्यू सॉल्व करो, या फिर बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उस टाइप का हमारे लेवल का थोड़ा हम सॉल्व कर पाते हैं, नया क्वेश्चन भी आए तो अच्छे से सॉल्व हो जाता मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो नए क्वेश्चन भी हो है। जाते हाँ, हैं। तो ज़्यादातर हर उसका जो अप्रोच आने लगती फिर कि अप्रोच कैसे आने आना लगती है, हाँ सही। मतलब और उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं कि केस स्टडी को एक रटने तरीके का सोचते हैं कि ये राम वाली हो गई, ये स्काई सेल वाली हो गई, ऐसे नहीं आई अप्रोच। अप्रोच तब आती है जब आप नई केस स्टडी में कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाएं कि कैसे इसको किया था हमने, तो फिर नई भी आएगी तो आप उसमें दिमाग लगा लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एग्जाम प्रेशर को कैसे डील किया जाए। बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि जो क्लास परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी होती,
कोई भी क्वेश्चन करने को दो सबसे पहले आंसर बता देंगे, क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनसे कहो कि अब तुम्हारा एग्जाम, एक जो एनवायरनमेंट बनने लगता है कि अब बैठ जाओ सीधे, सभी पेपर बंटता है, तो वो एग्जाम प्रेशर डील नहीं होता। एग्जाम प्रेशर कैसे डील किया जाए? तो अच्छे से रिवीजन करो तो वैसे भी कम आएगा प्रेशर, लेकिन थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा तो मैं खुद से मैनेज की कम प्रेशर आए, या मतलब ज़्यादा एग्जाम मत देने सोचो। जब तुम जैसे बैठती हो हाँ, ऐसे तो मन सोचो कि में क्या मतलब रहता? घर पे ही दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब सोचना चाहिए कि घर पे ही दे, और घर पे देना भी चाहिए ना। हाँ। मतलब घर पे एक एग्जाम की तरह से देना चाहिए। घर पे कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही पता चले बेड पे लेटे हैं वैसे ही कर रहे हैं। एक एग्जाम मतलब टेबल वेबल कुर्सी पे बैठ के थोड़ा ऐसा एग्जाम जैसा माहौल बनाना चाहिए, और फिर जब एग्जाम देने जाओ तो यही सोचना चाहिए कि जैसे मैं घर पे हाँ, बैठा था ऐसे ही यहाँ बैठा, तो वैसा कुछ ज़्यादा बहुत एकदम मन हाँ, में तो कम स्ट्रेस नहीं प्रेशर लेना। हो जाता है इससे। हाँ, वो इसका बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके बाद डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहे कुछ? हाँ, स्टार्टिंग में मैं रील्स देखती थी, अच्छा, तो लेकिन कैसे कंट्रोल किया इसको? फिर वो सिलेबस दिखा ना कि मतलब मैं इतनी नीचे हूँ, मतलब बहुत हाँ, ज़्यादा डाउन जा रही थी, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट एक किया। चीज देखो बहुत नोट करने वाली है, कोई भी टॉपर हो, अभी हमने एक इंटरव्यू पिछला जो लिया था इस बार उसमें भी देखा होगा कि कोई भी टॉपर हो उसके मन में पढ़ाई की चिंता रहती है। अगर वो महीने भर भी खेल कूद करता रहेगा ना, तो जो महीने भर का पढ़ाई का लोड है वो अगले दिन फील करेगा कि अब मैंने महीने भर से नहीं पढ़ा तो अब मुझे पढ़ना है। बस यही एक बेसिक अंतर होता है। वो हमें जनरली दिखता है कि वो टॉपर है, वो भी खेलता रहता है, हम भी खेलते रहते हैं। और आम बच्चे के खेलने में ये रहता है कि वो पढ़ाई के बारे में सोचता ही नहीं है, वो भूल जाता है। लेकिन टॉपर के मन में ये चल रहा होता है कि मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुका। तो जैसे अभी मान्य ने भी बताया कि रील्स स्क्रॉल भले ही की हैं, लेकिन जितने टाइम तक कि उसके बाद एक मन में रहा कि सिलेबस बहुत रह गया, अब इसे मैं कैसे करूंगी, तो उस चिंता से, उस चिंतन से ही आगे होता गया। अब इसके बाद हॉबीज तो मुझे तो पता ही है तुम्हारी, लेकिन व्यूअर्स को भी थोड़ा पता चल जाएंगी। तो ऐसा कंसंट्रेशन वाला काम होता है ना, मेहंदी लगाना, तो मुझे वो पसंद था, तो उससे कंसंट्रेशन भी थोड़ा रहता है। और क्या और हो? बाहर खेलना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, खेलना खो खो वगैरह में तुम बाहर भी गई हो? बैडमिंटन खेलते थे मैं, मतलब मेरा भाई है, मैं उसके साथ। क्राफ्ट वगैरह भी? हाँ, वो तो मतलब चलता कुछ है। भी सजावट वगैरह? ये जो मतलब मुझे एक ये राखी है, ये मान्या ने ही बनाई थी, इसमें मेरा नाम लिखा है। तो ये क्राफ्टिंग ये बहुत अच्छी मतलब हॉबीज भी होना चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, अभी गर्मियाँ की भी छुट्टी, 10th के एग्जाम हो गए, तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब मान्या का मैंने ये देखा है कि उसने टाइम का यूज ही किया, कभी ना कभी मतलब पता चले किसी को मेहंदी लगा दी आस पड़ोस में, या क्राफ्टिंग कर ली, कुछ भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया। एक अच्छी जगह मतलब दिमाग लग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हॉबीज़ भी हमें डेवलप करना चाहिए। तो बहुत हॉबीज़ तो तुम्हारी बहुत अच्छी। यहाँ भी कोचिंग में भी अपने प्रोग्राम होते थे, उनमें सजावट हो, रंगोली हो, हर काम मान्या नहीं किया है। इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन है लड़कियों के लिए सामान्य रहता है, खाना बनाना आता है तुम्हें? हाँ, बना किसी के मन लेती में हूँ। रहता है टॉपर भी मतलब खाना बना दे, बना लेती खाना। हाँ, तो कुछ लड़कियां जो घर पर ऐसा कहती हैं ना कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम खाना नहीं सीखेंगे, तो देखो टॉपर भी खाना बना लेते हैं। नहीं, पसंद है मुझे। जब भी अच्छा, पापा जी पसंद। खाना खाते तो रोटी मैं ही बनाती अरे वाह, तो ये देखो होना चाहिए। रोज का। और लड़कियां जब ये इंटरव्यू देखें तो अपनी मम्मी के सामने इतने सेगमेंट को म्यूट करके नहीं देखना है। नहीं, कईयों को ये लगता है घर वाले सुन लेंगे, फिर ताने देंगे कि देखो वो तो खाना भी बना लेती थी। और ये तो पापा के लिए खाना खिलाना मतलब अच्छा था। पसंद था मुझे। अब दोस्ती, फ्रेंडशिप जो रही है वो कैसी रही? अच्छी ही रही है, मतलब शिवालिका के साथ ज़्यादा था कनेक्शन। अच्छा। और साथ में आना, गौरी भी तो साथ में जाते थे, तो अच्छा रहा अच्छा, मतलब। तो दोस्ती में दिक्कतें भी आई? छोटी मोटी आई मतलब? ज्यादातर कुछ हो जाता टॉपर्स वगैरह में, एक ऐसा रहता जलन वलन का, ऐसा कुछ नहीं रहा कभी? मैं उसे चैप्टर मतलब वो डाउट पूछे में बताया तो चलता रहता था। अब जलन लायक तुम्हारे फ्रेंड कोई थे ही नहीं, बहुत ज्यादा गैप रहा 1%। हाँ। तो जलन उनमें होती जिनमें पॉइंट का अंतर हो, 1-2% का हो, तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं, है। ऐसा नहीं। अब एक डिमोटिवेशन कई बार आ जाता है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो डिमोटिवेशन को कैसे डील किया है? तो मैं उससे दिन मतलब ऐसा कर रही थी कि आज मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, उससे कम मार्क्स आए तो मैं और ज़्यादा पढ़ती थी, फिर वो आ जाते थे अच्छे नंबर। अच्छा, तो पढ़ जैसे कम मार्क्स आए और ज्यादा पढ़ दें, उस टाइम मन में वो सोच नहीं आता था कि मैं तो खूब पढ़ती रहूं, आ ही नहीं रहे नंबर, क्या करें इंसान? नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा हुआ। नहीं, मतलब कम मार्क्स आए तो और ज्यादा पढ़ा, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है कि मार्क्स कम आए तो। और कुछ पर लोग उस पढ़ाई, दिन बिल्कुल फुल नहीं टच करती, जिस दिन से कम मार्क्स आए या थोड़ा बहुत तो बुरा लगता था, तो पूरे दिन पढ़ती रहती थी। अच्छी बात है, ये डिमोटिवेशन को डील करना ये अच्छा तरीका है।
ज़्यादातर लोग बंद और कर देते हैं कि वो हमसे नहीं हो रहा तो हम क्विट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रहती हैं, पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, स्कूल है, टीचर्स हैं, कोचिंग। तो एक बार मतलब किस अपनी ये सफलता का श्रेय क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? पापा जी को ऐसे बहुत मतलब मैं सो रही हूँ तो बहुत मतलब मैं सो गई तो सारी बुक्स रख दी, बहुत ध्यान रखते थे मेरा। और पूजा में मम्मा और सबका रहा है, स्कूल का भी स्कूल का। सबका। तो सबके योगदान से मतलब ये अच्छा तो मैं आ जाऊँ। अब एक जैसे अभी जो बच्चे 9th-10th में हैं, 9th से मतलब 10th में आ चुके हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज, कोई अंतिम संदेश क्या अगर होगा? सच में अगर तुम्हें है अंदर से अच्छा करना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, स्टार्टिंग से तो अच्छा हो जाएगा। और एक मेरे साथ हुआ था कि मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की दिक्कत थी, तो उस वजह से मेरे नंबर भी कटे हैं। तो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो अच्छे से। मैथ में है ना? हाँ, हाँ, मुझे याद मैथ में। 6th चैप्टर का। हाँ, मुझे याद है, उसका हमें भी काफ़ी दुख था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था 6th चैप्टर का, दिखने में 2 क्वेश्चन एक जैसे थे। हाँ, तो उसने क्या किया, गलती से दूसरे वाले क्वेश्चन समझ के उसे वैसा कर दिया और 5 मार्क्स तो वही कट गया, मतलब और 2 94 का। साइंस में कट गए ऐसे, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो ये बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि अटेंशन के साथ बिल्कुल तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए पेपर को। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसा पढ़ लेते हैं कि आती हुई चीज़ भी हम गलत कर बैठते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मान्या तुम्हारे साथ। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे जो और भी स्टूडेंट अब जो 9th से 10th में आए हैं, वे इसी तरह मोटिवेशन लेते रहेंगे। आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सभी तरह की लाइव क्लास और हर तरह का मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।